दोस्तों, कहा जाता है कि जब किसी किन्नर का अपमान होता है ना, तो वो सिर्फ मरते नहीं हैं, बल्कि लौटकर अपने अपमान का बदला जरूर लेते हैं। दोस्तों, आपने हमेशा ये बात जरूर सुनी होगी कि किन्नर जब भी दुआ देते हैं तो जिंदगी बदल जाती है, खूबसूरत हो जाती है। पर अगर वही किन्नर आपको श्राप देते हैं, आपको बद्दुआ देते हैं, तो मौत भी डर जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी भी एक ऐसे ही किन्नर की है जिसने अपनी मौत का इंसाफ पाने के लिए किसी की जिंदगी पूरी तरीके से तहस नहस कर दी, पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। उस इंसान की एक गलती की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो अपने सगों से हाथ धो बैठा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले ये जरूर जान लें कि यहाँ की हर एक कहानी में छुपा हुआ है एक डर, एक राज और एक साया। तो दोस्तों, अगर आपको भी इसी तरीके की हॉरर और मिस्टीरियस स्टोरीज पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी है हर्ष और अर्पिता की। हर्ष और अर्पिता दोनों भाई बहन हैं और दोनों में बहुत अच्छे से प्यार बना हुआ है। बेसिकली ये लोग बिलोंग करते हैं राजस्थान से और ये अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हर्ष की शादी हो चुकी होती है और हर्ष रह रहा होता है अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ बैंगलोर में, और अर्पिता अपने मदर एंड फादर के साथ रहती है दिल्ली में। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन अर्पिता को ना थोड़ा सा, कहते हैं ना, शो ऑफ करने की आदत, मतलब हर कुछ परफेक्ट चाहिए उसे। सारी चीजें उसे अपनी लाइफ में परफेक्ट चाहिए होती हैं। वो हमेशा से चाहती थी कि जो भी मेरी लाइफ में हो, जो भी मैं चाहूं वो मुझे मिले और एकदम परफेक्ट हो। कोई भी इंसान उसके ऊपर उंगली ना उठाए, कोई भी उसकी किसी भी चीज में कमी ना निकाले। ये उसका बचपन से ही नेचर था। अर्पिता की शादी की बात चलती है और कई जगह से उसके रिश्ते टूट जाते हैं। लड़के वालों की वजह से नहीं, खुद अर्पिता की वजह से, क्योंकि उसकी जो डिमांड थी लड़के को लेकर, फैमिली को लेकर, वो बहुत ज्यादा थी। वो जो एक्सपेक्टेशन रख रही थी एक लड़के से, वो बहुत ही मुश्किल था उस तरीके का लड़का मिल पाना। इसी तरह से जिंदगी चलती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। हर्ष जो है उसका ना शादी के बाद से अपनी फैमिली से ना थोड़ा सा अटैचमेंट कम होता जा रहा था। ये सारी चीजें, जहां वो अपनी बहन को बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन जैसे ही वो अर्पिता की हरकतें देखता था, उसकी हरकतें डेली डेली मतलब अजीब सी होती जा रही थी, जिस वजह से हर्ष को बहुत ज्यादा अजीब लगता था। हर्ष ने स्टार्टिंग में अर्पिता को बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी आदतें बदलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसे ये लगता था कि मेरी लाइफ में जो भी होना चाहिए वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, पिक्चर परफेक्ट चीज है, उसको सेम वही पसंद थी। मतलब शोबाजी करना उसे बहुत ज्यादा पसंद था। उसकी फैमिली उसके लिए इतने सारे रिश्ते ढूंढ रही थी, लेकिन कहीं भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे बिकॉज ऑफ अर्पिता। उसके भाई ने उसको बहुत समझाया, लेकिन उसने उसकी एक बात नहीं मानी। जब से हर्ष ने अर्पिता को समझाया था, जब अर्पिता ने उसकी बात नहीं सुनी, तो हर्ष को बहुत अजीब लगा। उसको लगा कि उसकी बहन उसकी इंसल्ट कर रही है, जिस वजह से हर्ष ने अर्पिता के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन किया और वो उससे थोड़ा सा अलग रहने लगा। हालांकि वो बेंगलोर में रहता था, लेकिन अपनी बहन को वो डेली फोन करता था, बातें करता था। अब उसका ना थोड़ा सा अट्रैक्शन उसकी तरफ कम हो गया था। एक दिन अचानक से हर्ष के फूफाजी एक रिश्ता लेकर आते हैं अर्पिता के लिए। जैसा अर्पिता चाहती थी वैसा ही, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी, क्योंकि वहां लड़के ने ही लड़की को रिजेक्ट कर दिया। उसकी कंडीशंस इतनी ज्यादा थी, सारी चीजें मैच करती थी जो जो अर्पिता चाहती थी, बट लड़के को उसका ये जो बिहेवियर था ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और पिता को बहुत ज्यादा बुरा लगा। फिर हार के अर्पिता के जो फादर थे उन्होंने अर्पिता को बोल दिया, बेटा तुम खुद से ही अपने लिए कोई लड़का पसंद कर लो, जिसको तुम पसंद करोगी मैं उसी के साथ तुम्हारी शादी करा दूंगा, क्योंकि अब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए रिश्ते लेकर आऊं।
अर्पिता ऐसे ही करके 3-4 महीने निकल जाते हैं और अर्पिता खुद ही अपने ऑफिस में एक अपना कलीग पसंद कर लेती है और वो जो उसका कलीग था वो जैसा अर्पिता चाहती थी वैसा ही था। अर्पिता अपने पेरेंट्स से उसको मिलवाती है, अपने भाई को बुलाती है और सारी चीजें फाइनल होती है और अर्पिता की शादी हो जाती है। अर्पिता बहुत ज्यादा खुश थी और वो अपने घर चली जाती है। सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही थी। जैसे ही अर्पिता दिल्ली से विदा होती है जयपुर के लिए, तो अर्पिता के जो फादर थे, मदर थे, वो बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। वो हर्ष को फ़ोन करते हैं कि बेटा तुम कैसे भी करके अपना ट्रांसफ़र यहाँ ले लो, यहाँ आ जाओ, हम लोग बिल्कुल अकेले हो गए हैं, बहुत बुरा लगता है। इस तरीके की बातें करते हैं तो 1-2 महीने में हर्ष भी ट्रांसफ़र लेके दिल्ली आ जाता है और पूरी फैमिली एक साथ रहती है बहुत अच्छे तरीके से। अर्पिता की शादी को भी अब 4 से 5 महीने हो चुके थे। अर्पिता ने भी कंसीव किया और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। उसकी फैमिली में, उसके ससुराल में सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। अर्पिता बिल्कुल एक अच्छे से गायनी वगैरह को कंसल्ट कर रही थी और बिल्कुल अच्छी तरीके से डाइट वगैरह जैसे एक प्रॉपर एक मदर को करना चाहिए, वो उससे और एक्स्ट्रा मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस थी। अच्छी बात है, होना चाहिए, एक मदर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बच्चे के लिए, मतलब ठीक है वो सारी चीज़ें। उसका हस्बैंड था वो भी उसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता था, उसकी जो फैमिली थी वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे और अर्पिता की हर बात मानते थे। सब कुछ बहुत अच्छे से निकला। जैसे ही अर्पिता का 5 मंथ स्टार्ट हुआ, अर्पिता का मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर के पास लेके जाया गया, वहाँ पता चला कि बच्चा अपनी जो धड़कन है, जो उसकी हार्ट बीट है, वो उसको छोड़ चुका है और वो पेट में ही खत्म हो चुका है। उसकी डिलीवरी करवाई गई और अर्पिता को ना बहुत अजीब लगा, मतलब उसको लग रहा था यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मतलब सब कुछ ठीक था, वो अच्छे तरीके से कर रही थी और वो कहीं न कहीं इस बात को सोचकर वो डिप्रेशन में चली गई। उसको बहुत बुरा लगा। उसने मंदिर जाना शुरू किया, भगवान की पूजा-पाठ करनी शुरू की, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने उसको बोला था कि जब भी आप नेक्स्ट बेबी के लिए कंसीव करें, जब भी आप नेक्स्ट बेबी के लिए प्लान करें, तो आप ज़रूर ध्यान रखें 6 से 8 महीने का गैप ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद ही आप कंसीव करने के बारे में सोचें। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी और इधर हर्ष की फैमिली भी बहुत खुश थी। अ, अर्पिता जब प्रेग्नेंट थी, लेकिन जब ये सारी चीज़ें हुई तो हर्ष को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, उसके पेरेंट्स को भी बुरा लगा। लेकिन इसी तरीके से ज़िंदगी चलती जा रही थी। अगले कुछ टाइम के बाद उसने बहुत ट्राई किया, अर्पिता ने बहुत ट्राई किया कि कैसे भी करके कंसीव हो जाए, बट नहीं हुआ। धीरे-धीरे करके टाइम निकलता गया, उसकी फैमिली से मतलब उसके जो ससुराल वाले थे, वो भी उसको धीरे-धीरे ताना मारने लगे कि क्या दिक्कत है, मतलब क्यों नहीं हो रहा? तरह-तरह की बातें, जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे आसपास को जो एनवायरनमेंट होता है, वो इसी तरीके का है। आसपास के लोग भी अर्पिता को इसी तरीके से बोल रहे थे कि क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो डॉक्टर को दिखाओ ये वो, जबकि अर्पिता सब कुछ ट्राई कर चुकी थी। उसको ये सुन के ना बड़ा बुरा लग रहा था। वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि यार मुझे ना कुछ दिन के लिए अपने घर जाना है और मुझे मेरे घर छोड़कर आओ। उसका हस्बैंड उसको उसके घर, उसके मायके छोड़कर आता है। हर्ष के पास आकर वो अपनी सारी बातें बताती है कि यार मैंने बहुत ट्राई किया, ये सारी चीज़ें मतलब अपनी भाभी के साथ, भाई के साथ वो सब कुछ शेयर करती है। उसका भाई बहुत परेशान हो जाता है कि उसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान है। उसने बोला कि एक काम करते हैं, चलो हम किसी पंडित वगैरह से मिलते हैं और ये सारी चीज़ें खत्म करने की कोशिश करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में है क्या? वो अपने जो कुल गुरु थे उनके पास गए, अर्पिता की पूरी फैमिली वहाँ गई और वहाँ जाकर वो उनसे मिले। तो उन्होंने बहुत सारी पूजा-पाठ वगैरह बताई। उन्होंने बताया कि ये देवी के आपको दर्शन करने हैं। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। अर्पिता सब कुछ करने के लिए तैयार थी। उसके फादर, मदर्स भी ये सब कुछ करने के लिए तैयार थे। वहाँ से वो लोग निकले, उन लोगों को लगा कि शायद सॉल्यूशन मिल चुका है और वो लोग सारी देवियाँ जो भी उन्होंने बताई थी, सबके उन्होंने दर्शन किए, सब कुछ किया। लेकिन वहाँ किसी एक एक्सीडेंट में ये लोग 2 कार से गए हुए थे, अर्पिता, अर्पिता के भाभी, भाई और उसकी बेटी। साथ में उसके दूसरी कार पे उसके मदर एंड फादर थे और उनकी
अर्पिता की जो बुआ थी साथ में, वो दूसरी कार में थे। तो इनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और अर्पिता के मदर एंड फादर और बुआ जी की और साथ में जो ड्राइवर था उसकी डेथ हो जाती है। ये इनके लिए बहुत बुरा था। ये लोग वहां से जैसे तैसे करके उनकी बॉडी को लेकर आते हैं, उनका अंतिम संस्कार वगैरह किया जाता है। और मतलब ये चीजें सही करने के लिए गए थे, लेकिन चीजें सही होने की बजाय और ज्यादा खराब हो गई। ये एक इतना बड़ा ट्रॉमा था हर्ष के लिए। वो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता था, वो उनको खोना नहीं चाहता था। सेम अर्पिता के साथ भी ऐसा था। वो उसको कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीज आ रही थी कि मेरी वजह से मेरे माता पिता की जान चली गई। वो बार बार यही चीज सोच रही थी। लेकिन हर्ष उसको बोला था कि यार बहन, तेरी बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ होना था। और ऐसे ही करके काफी टाइम तक दोनों हील होने में काफी टाइम लग गया। उसके बाद अर्पिता अपने घर चली जाती है। अब उस घर में सिर्फ हर्ष, उसकी वाइफ और उसकी बेटी बचते हैं। घर बहुत ज्यादा सुनसान था। अर्पिता अपने ससुराल में होती है और वही सारी चीजें उसके साथ वापस से शुरू हो जाती हैं। एक तरफ तो उसे टेंशन थी कि वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, दूसरी तरफ टेंशन होगी कि उसके मदर एंड फादर उसकी वजह से इस दुनिया में नहीं रहे। उसको बहुत बुरा लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था। जाहिर सी बात है यार, किसी को भी लगेगा, क्योंकि वो गए तो उसी की वजह से थे। तो उसके मन में ये चीज बैठ गई और वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ बढ़ती जा रही थी। अचानक से एक दिन अर्पिता का हस्बैंड अपने ऑफिस जाता है और जब वो रात को वहां से लौट रहा होता है तो उसके घर के पास ही उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो जाता है। जब ये बात अर्पिता को पता चलती, उसकी फैमिली को पता चलती, वो लोग भागे भागे हॉस्पिटल जाते हैं और वहां जाकर उनको पता चलता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। ये सबसे बड़ा झटका था। आप सोच सकते हैं, एक साल में इतनी सारी चीजें हो जाना किसी के साथ, मतलब एक्सट्रीम लेवल की टेंशन, एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन उनके साथ हमेशा के लिए आ गया। कहाँ सबसे पहले अर्पिता ने अपने बच्चे को खोया, फिर अपने माता पिता को, और आज उसने सबसे बड़ा साथी अपना हमसफर खो दिया, अपने हस्बैंड को खो दिया। अर्पिता बिल्कुल टूट चुकी थी। अब उसकी जो माइंड में पिक्चर थी परफेक्ट वाली, वो बिल्कुल खराब हो चुकी थी। उसके माइंड से ये सारी चीजें तो निकल ही गई थी, लेकिन वो अब ये सोच रही थी कि आगे कैसे होगा। हालांकि वो एक पढ़ी लिखी जॉब वाली लड़की थी, लेकिन किसी ना किसी रीजन की वजह से उसकी जॉब बार बार छूट जाती थी। कभी उसके बच्चे की वजह से, कभी उसके पेरेंट्स की वजह से, और अब उसके हस्बैंड की वजह से। सारे लोगों का ब्लेम वापस से अर्पिता के ऊपर आ गया कि तेरी वजह से हमारा बेटा चला गया। अर्पिता के ससुराल वाले उसे ताने मारने लगे और ये सब बहुत गंदे तरीके से हो रहा था। आखिरकार अर्पिता ने अपना ससुराल छोड़ दिया और वो अपने भाई के पास आ गई। उसके भाई ने उसको बुला लिया और वो अपने साथ उसे रखने लगा। धीरे धीरे करके अर्पिता इन सारी चीजों से निकल ही रही थी कि अचानक से भाई की जो बेटी थी उसके साथ बहुत अजीब सी चीजें होने लगी। वो रात को जब भी सोती थी उसे कुछ अजीब सी चीजें नजर आती थी, अजीब सी उसे परछाइयां नजर आती थी। उसे नजर आता था कि उसके सपने में एक किन्नर उसके सपने में आ रहा है, साथ में उसके फादर और उसकी बुआ जो कि अर्पिता थी, वो भी उसे नजर आते थे। वो डर जाती थी, सहम जाती थी और उसकी आंखें जैसे ही वो किन्नर उसके पास आता था वो खुल जाती थी और वो चीख कर बहुत तेज उठती थी। अब आप खुद सोचिए, एक 7 से 8 साल की बच्ची के साथ ये हो तो उसे मतलब क्या ही, वो कुछ भी समझने की कंडीशन में नहीं होगी, वो डरेगी। हमारे साथ भी होगा तो हम भी डरेंगे, वो तो बच्ची है। काफी दिन तक ये सब कुछ चलता रहा। उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने कई सारे डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया बट कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। उन्होंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, अपने कुलगुरु के पास चलते हैं। जैसे ही कुलगुरु का नाम वापस आया, फिर से उन्हें अपने मदर एंड फादर की वही डेथ, वही सब कुछ नजर आने लगा। उनके अंदर एक डर बैठ गया था। लेकिन हर्ष की भाभी ने बोला कि अपने बच्चे के लिए हमें ये करना पड़ेगा, और वो पूरी फैमिली उन कुलगुरु के पास जाती है और वो सारी चीजें देखते हैं और देखकर वो क्लियर बोल देते हैं कि इन सब का जो रीजन है वो खुद अर्पिता है।
बस उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा। वो इतने अच्छे ज्ञानी पंडित थे कि उनको सारी बातें जानने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनको ऑलरेडी सब कुछ पता था। और उन्होंने क्लियर बोल दिया कि इस सब का कारण जो है अर्पिता है। ये सब सुनकर सबकी नजर अर्पिता के ऊपर आ जाती। खुद अर्पिता भी शॉक्ड रह जाती है कि ऐसा क्यों, मेरे लिए क्यों बोला, मैंने ऐसा क्या किया, मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से इतना सब कुछ हमारी लाइफ में भूचाल और तूफान आया हुआ है। अर्पिता कुलगुरु के पैरों में पड़ जाती है, उनसे पूछती है, बाबा मुझे बताओ तो सही, मेरे से कौन सी गलती हुई है, बाबा मुझे समझाओ तो सही, मेरे से ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से आप मेरे से इस तरीके से बात कर रहे हैं, आप मेरे को ब्लेम कर रहे हैं। बाबा ने उसको क्लियर बोला कि तू जानती है तूने क्या किया है। अर्पिता बोलती है, क्या, मैंने ऐसा क्या किया है कि तू घर जा और घर जाकर सोच कि तूने अभी तक ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और मैं तुझे सिर्फ एक हिंट देता हूं, तू याद रख, तेरे बड़े बाजार वाली जो गली है, मेन गली है, उसके बारे में जाकर तू सोच। जो नया बाजार है, तू उसके बारे में जाकर सोच, वहां तूने क्या किया था। अर्पिता को कुछ रियलाइज तो हुआ। वो घर गई और घर जाकर उसके भाई भाभी उसके ऊपर टूट पड़े कि अर्पिता बताओ, सिर्फ एक तुम ही हो जो ये सारी चीजें सही कर सकती हो। मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता, सब कुछ मैंने अपनी लाइफ में खो दिया, मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता, प्लीज बताओ। अर्पिता की भाभी उसके पैरों में पड़ गई कि अर्पिता बता, क्या बात है, क्या ऐसा क्या किया है तूने जिसकी वजह से हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अर्पिता बहुत गुस्से में, मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोग फालतू मेरे पीछे पड़ गए हो, मुझे फालतू का ब्लेम कर रहे हो, मुझे परेशान मत करो, चले जाओ यहाँ से। अर्पिता बहुत गुस्से में थी, हालांकि उसे पता था कि उसने क्या किया है। अर्पिता ने नहीं बताया। दूसरे दिन सेम वही कोशिशें की गई, लेकिन अर्पिता आज भी चुप थी। और जो हर्ष की बेटी थी मीनाक्षी, उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वो बहुत ज्यादा परेशान थी उसी सारी चीजों को लेकर। लेकिन आज हर्ष बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसने आखिरकार अर्पिता के ऊपर अपना हाथ उठा ही दिया। जिस बहन को वो इतना प्यार करता था, जिसकी इतनी इज्जत करता था, आज उसने अपना हाथ उठाकर अर्पिता को एक चांटा लगाया। और अर्पिता वही डर की वजह से टूट गई और उसने सारी चीजें बताई। जब अर्पिता की शादी हुई थी और जब अर्पिता पार्लर गई हुई थी, तो वहां से जब वो वापस लौट रही थी, तो उसकी कार से दो लेडीज, मतलब कि दो किन्नर, उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। आसपास के जो लोग थे उनके साथ एक उनका ड्राइवर था, वो कार से निकल कर आया। जब अर्पिता की कार क्रॉस हो रही थी, तो वो जो लेडीज थी वो रोड क्रॉस करके दूसरी साइड जा रही थी। उनको किसी काम से जा रही होंगी, लेकिन जो उनके साथ जेंट्स था उन्होंने ये सब कुछ देखा था। उनकी आंखों के सामने ये सारी चीजें हुई थी। वो दोनों साथ में रोड क्रॉस कर रही थी और उनका जो नाम था वो नाम था रेखा और अमिता। ये दोनों किन्नर थी जिनका एक्सीडेंट अर्पिता की कार से हुआ था रोड क्रॉस करते टाइम। अर्पिता उस टाइम इतनी डर गई कि वो कार से उतरी ही नहीं, ना ही उसका ड्राइवर और ना ही वो। उसका जो किन्नरों का जो ड्राइवर था, जो उनके साथ जेंट्स था, वो अर्पिता की कार के पास आया और वो उनसे बोलता है कि मैम प्लीज मदद कर दीजिए, मदद कर दीजिए, हमारी कार जो है वो खराब हो चुकी है, वरना मैं इनको खुद अपने साथ ही हॉस्पिटल लेके जाता, आप कैसे भी करके हमारी हेल्प कर दो। जब अर्पिता ने कार से उतरी, उसने देखा कि उनकी हालत बहुत खराब थी और उसने नोटिस किया कि वो किन्नर हैं। फिर तो उसने बिल्कुल ठान लिया कि मैं इनकी मदद करूंगी। मतलब उसके अंदर एक घमंड आ गया, एक ईगो आ गया। उसने उस जेंट्स को बोला कि मैं इनकी मदद करूंगी, मैं इनकी बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगी, जाओ ले जाओ, रिक्शा कर लो, कुछ भी कर लो, मेरी शादी है और मैं अपनी शादी में लेट नहीं पहुंचना चाहती, किसी भी रीजन से मैं अपनी शादी खराब नहीं करना चाहती, तुम जाओ और यहाँ से निकलो फटाफट, तुम्हारी औकात क्या है जो मैं तुम्हें अपनी कार में लेके जाऊं। बहुत उल्टा सीधा उसने बोला। और एंड में वही यही सारी कॉन्वर्सेशन के बीच में जो अमिता थी, जो किन्नर थी, उसकी डेथ हो जाती है। रेखा अभी लंबी सांसें ले रही थी, कैसे भी करके उसको एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल लेके जाया गया और रेखा की जान बच जाती है। बट अमिता जो थी वो अपनी जान
वहीं गवा बैठती है और अर्पिता वहां से बहुत इजीली निकल जाती है, जैसे कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। और वाकई उसको कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसकी नजर में किन्नर एक बहुत छोटी चीज थी, मतलब किसी की जान की कीमत उसकी नजर में बिल्कुल भी नहीं थी। वो शादी करती है और आराम से चली जाती है। तो वो जो उसकी आत्मा थी, अमिता की आत्मा, वो ये सारी चीजें कर रही थी। वो ये सारी चीजें करवा रही थी क्योंकि उसको इंसाफ चाहिए था। जैसे ही ये सारी चीजें हर्ष को पता चली, हर्ष फटाफट से नया बाजार जो है वहां उस किन्नरों वाली गली में गया और उस घर में जाकर, जहां वो अमिता और रेखा रहती थी, वहां गया। वो रेखा से मिला, सारी बातें उसने जानी। रेखा ने एक्चुअल जो सच्चाई थी वो सब कुछ बताई, जो अर्पिता ने बताई थी वो सब कुछ बताया। और उसके बाद रेखा ने बोला कि अमिता ही अपने घर की कमाने वाली थी। उसके माता पिता बिल्कुल उसकी जाने के बाद लाचार हो गए। वो बूढ़े हैं, उनके पास खाने पीने तक के लिए नहीं है, थोड़ा बहुत भीख मांगते हैं और अपना गुजारा करते हैं। और आपकी बहन ने इस तरीके से किया, अगर वो उस दिन उसे कार से ले जाती, वो हॉस्पिटल तक छोड़ देती, तो शायद उसकी जान बच जाती। अब कुछ नहीं हो सकता। अब आप जाओ, उसके माँ बाप से माफी मांगो, वही आपको माफ कर सकते हैं, अमिता ही आपको माफ कर सकती है। हर्ष और उसकी वाइफ वो जाते हैं अर्पिता को लेकर और उसके माँ बाप से मिलते हैं। अमिता जो कि किन्नर थी उसके माँ बाप से मिलते हैं, माफी मांगते हैं, माफी मांगते हैं। और जो अमिता के मदर एंड फादर थे उनको तो पता ही नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो सिर्फ इतना पता था कि उनकी बेटी अमिता जो किन्नर थी वो नहीं बची, वो इतना ही जानते थे। उन्होंने बोला, बेटा हमें कुछ भी पता नहीं है क्या नहीं है, तुम जाओ और अमिता की कब्र पर जाकर माफी मांग सकते हो, जहां उसको दफनाया गया था अमिता को। वो लोग वहां गए, वहां उसे हाथ पैर जोड़कर माफी मांगी, बहुत मिन्नतें करी। ये लोग वापस से अपने कुल गुरु के पास जाते हैं और वहां उनको सारी चीजें पहले से ही पता थी। उन्होंने क्लियर बोल दिया, अब तुम बिल्कुल फ्री हो, बिल्कुल ठीक हो। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि तुम इस परेशानी से निकल कर आए हो। तुम्हारी एक गलती की वजह से किसी का पूरा परिवार उजड़ गया, तुम्हारा खुद का परिवार तहस नहस हो गया। अगर तुम इतना घमंड नहीं रखती तो आज सब कुछ सही होता। जब ये बात अर्पिता को महसूस हुई, रियलाइज हुई, तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा, काश मैंने उस दिन उसकी मदद कर दी होती, काश वो जिंदा होती तो आज मेरा भी पूरा परिवार सही सलामत होता। मेरी एक गलती की वजह से, मेरी एक इगोनेस की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। और ये चीज अर्पिता को काफी टाइम बाद के बाद एहसास हुई। जब ये लोग वहां कुलगुरु के पास से लौट कर आए तो आज मीनाक्षी जब सोई, सोई तो वो डर के साथ थी, लेकिन उसे आज बहुत अच्छी नींद आई। उसके सपने में आज उसे कोई भी नजर नहीं आया और सब कुछ एकदम परफेक्ट था, सब कुछ एकदम क्लियर था। वो बहुत खुश थी। आज उसे ना अपनी बुआ नजर आ रही थी सपने में, ना अपने फादर, और ना ही वो किन्नर, क्योंकि सब कुछ ठीक हो चुका था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। हमेशा दोस्तों एक बात याद रखो, हर किसी की लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, आपको सब कुछ परफेक्ट नहीं मिल सकता। आप सब कुछ परफेक्ट सोच भी कैसे सकते हो जबकि आप खुद भी एकदम परफेक्ट नहीं हो। इसलिए कभी भी अपने अंदर घमंड मत रखो, कभी भी किसी की जान को छोटा मत समझो। हर किसी के अंदर सांस है, हर किसी के अंदर जान है। हर किसी की जान उतनी ही कीमती है जितनी कि आपकी। आपकी एक गलती की वजह से किसी का पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है और आप खुद भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।